नमस्कार, शुभ संध्या। संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के सहयोग से बयार सोशल वेलफेयर सोसाइटी भोपाल के 3 दिवसीय बयार महोत्सव 1 के दूसरे दिन के कार्यक्रम के अवलोकन के लिए रंगश्री लिटिल बैले ट्रुप सभागार में पधारे सभी कला प्रेमियों का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। देवियों सज्जनों, बयार महोत्सव 1 के पहले दिन आपने देखी बहुत ही सुंदर कारवा की प्रस्तुति नाटक आधी रात के बाद, जिसका निर्देशन किया जाने माने वरिष्ठ रंगकर्मी मोहम्मद नजीर कुरैशी जी ने। इसी सिलसिले में आज आपके लिए दूसरे दिन द आर्ट रिवॉल्यूशन की प्रस्तुति नाटक खिड़की होगी, जिसके निर्देशक श्री आशीर्वाद झा, लेखक श्री विकास तिवारी, लेखक श्री विकास बिहारी। प्रिय दर्शकों, बयार सोशल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा इस वर्ष से ही बयार सांस्कृतिक महोत्सव की शुरुआत की है और इसी शुरुआती दौर में आपके लिए एक से बढ़कर एक कार्यक्रम यहाँ प्रस्तुत किए जाएंगे। द आर्ट रिवॉल्यूशन विगत कई वर्षों से थिएटर क्षेत्र में कार्यरत है तथा समय समय पर नाटक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करती आ रही है। इसका मुख्य उद्देश्य जनमानस को थिएटर के प्रति आकर्षित करना तथा विभिन्न पहलुओं से जन जन को रूबरू कराना है। मध्य प्रदेश के थिएटर क्षेत्र में निरंतर सक्रिय और प्रयोगमूलक उपक्रमों की फलस्वरूप चर्चित और प्रतिष्ठित द आर्ट रिवॉल्यूशन अब तक 20 से अधिक नाटकों एवं कार्यशालाओं, शिविरों की परिकल्पना, सृजन, मंचन तथा मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों में भी प्रदर्शन कर चुकी है। संस्था के प्रमुख नाटक संक्रमण, इल्हाम, खिड़की, सुनो सखी की, प्रपंच, अनाम शहीद, ईदगाह, पुस की रात, रक्तभूमि, मुखौटे आदि हैं। संस्था रंगमंच के माध्यम से मानव समाज को उचित कार्य करने एवं विद्यार्थियों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहन करना, उनके सकारात्मकता की ओर ले जाने का प्रयास नाटक के माध्यम से करती आ रही है तथा देश एवं समाज की उत्कृष्ट कार्यों ऊंचाइयों पर पहुंचने के उद्देश्य से उनकी नींव मजबूत करने का हर संभव प्रयास करती रहती है। संस्था निरंतर चुनौतियों के साथ नाटक तैयार कर उनका बेहतर मंचन करने के लिए सदैव प्रयासरत रहती है। ये तो हमने आपको जानकारी दी संस्था की, द आर्ट रिवॉल्यूशन। आज जो नाटक आप देखेंगे उसके लेखक हैं श्री विकास बिहारी और निर्देशक है, युवा निर्देशक हैं श्री आशीर्वाद झा। तो नाटक शुरू करने से पहले मैं बड़े ही आदर से मंच पर आने का अनुरोध कर रही हूँ हमारे युवा निर्देशक श्री आशीर्वाद झा से, और आप सभी की जोरदार तालियां हो जाए तो और भी बेहतर होगा। और इसके साथ ही मैं हमारे दर्शक दीर्घा में आज इस संस्था के प्रस्तुति के अवलोकन के लिए उपस्थित हुए हैं वरिष्ठ रंगकर्मी श्री बुलानी जी। मैं बुलानी जी से निवेदन करूंगी कि वे भी मंच पर आए, उनका भी हम जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। संस्था की सचिव अनामिका जी से अनुरोध है, आप भी मंच पर आए। हर बच्चे का भविष्य निर्माता होते हैं उनके माता पिता, और बच्चों के लिए उनके माता पिता से बढ़कर कोई भी नहीं होता है। जब बच्चे माँ बाप की दी गई शिक्षा तालीम में अव्वल हो जाते हैं तो कितनी खुशी होती है। उनको उस मुकाम पर देखना हर माँ बाप का सपना होता है, जिसका ख्वाब, जिसका सपना हर वो माँ बाप देखना चाहता है। ऐसे ही पिता है हमारे युवा निदेशक आशीर्वाद झा के, जिनका सपना पूरा किया है उन्होंने, और हम बड़े ही आदर के साथ उन्हें भी आमंत्रित करते हैं श्री मुन्नालाल झा जी को। कृपया आप भी मंच पर आएं। आज वो अपने बेटे का नाटक देखने के लिए यहाँ दर्शक दीर्घा में उपस्थित हुए हैं।
हम बड़े ही आदर के साथ, सम्मान के साथ उन्हें भी मंच पर बुलाना चाहते हैं। बहुत ही युवा और होनहार निदेशक हैं श्री आशीर्वाद झा। उनके निर्देशन में ये आज का नाटक तैयार हुआ है, खिड़की, जिसे आप कुछ ही देर बाद देखेंगे। जोरदार तालियां हो जाए इन सभी के लिए। बहुत ही खुशी हो रही है हमें कि पिता पुत्र एक ही साथ एक ही मंच पर उपस्थित हुए हैं और उनका सम्मान कर रहे हैं बयार संस्था की ओर से। अब मैं आशीर्वाद जी से कहूंगी कि वे इस अवसर पर 2 शब्द कहें। पिता के साथ इस मंच पर रहकर उन्हें कैसा महसूस हो रहा है? चलिए, हम खुद ही महसूस कर रहे हैं कि ये बहुत ही गौरव की बात है उनके लिए, हम सबके लिए। बस कुछ ही देर में प्रस्तुत होने जा रहा है नाटक खिड़की। नाटक का सार हम आपको बता दें। नाटक खिड़की एक ऐसे लेखक की कहानी है जो कहानी लिखने की जद्दोजहद में रहता है। मुफलिसी, गरीबी के चलते बड़ा पाव पर जिंदगी गुजारता है। किराए के एक कमरे में रहता है जिसका किराया उसने कई महीनों से नहीं दिया और कल्पनाओं के मोती पिरोकर कहानी लिखने की कोशिश करता है। एक लेखक पैसों से नहीं, केवल अपनी कल्पनाओं से धनी होता है, इसलिए हमेशा पागल समझा जाता है। उसके पास डेडलाइन तो होती है पर ख्याल नहीं। अंधेरे और अकेलेपन की बेड़ियों में बंधा वह इसी तरह की बिना सिर पैर की बातें सोचकर अपनी खिड़की के सामने वाली खिड़की में एक लड़की के बारे में तुक्के लगाने की कोशिश करता है, पर उसका ध्यान कहानियों को तलाशने की बजाय उस लड़की के जीवन के बारे में तुक्के लगाने पर ज्यादा केंद्रित होने लगता है और तुक्के लगा लगाकर वो इसी तरह कई दिन गुजार देता है। इन बेकार की संभावनाओं के जाल में फंसकर वह खुद को एक ऐसे पड़ाव पर लाकर खड़ा कर देता है जहां पहुंचने पर दुनिया काफी खूबसूरत लगने लगती है, जहां एक लेखक अपने आप को भीड़ से अलग महसूस करता है, जहां केवल बेवकूफ समझा जाने वाला लेखक ही पहुंच सकता है। नाटक शुरू करने से पहले हम आप सभी से अनुरोध करते हैं कि अपने अपने मोबाइल साइलेंट मोड पर कर लें और साथ आए छोटे बच्चों को अनुशासन में रखें। लीजिए, प्रस्तुत है नाटक खिड़की। लेखक श्री विकास बिहारी, निर्देशक श्री आशीर्वाद झा। प्रस्तुति द आर्ट रिवॉल्यूशन की। अवधि लगभग 1 घंटा 10 मिनट। आज ये अवार्ड लेते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरे आंसू रुक नहीं रहे।
एक्चुअली आप लोग मेरे कपड़ों पर मत जाइए। मैंने सुना है कि अमीर लोग बहुत लूज और कंफर्टेबल कपड़े पहनते हैं इसलिए मैं चड्ढा पहनकर आ गया ताकि अमीर लोगों की तरह दिख सकूं और उनकी तरह बातें कर सकूं। तो देखिए, लग रहा हूं ना मैं अमीर, है ना? इस अवार्ड के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मेरे घर के सामने लगाने वाले बड़े पाव के ठेले को, जिसका बड़ा पाव खा खाकर मुझे ताकत मिलती रही और मैं लिखता गया। उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने मकान मालिक चोपड़ा को, जिसने मुझे रहने के लिए किराए से कमरा दिया, जिसका किराया मैंने आज तक नहीं दिया। एक राइटर पेन की स्याही से नहीं बल्कि अपने रगों में दौड़ रहे खून से एक किताब लिखता है, और उसी किताब के पन्नों पर कुछ लोग समोसा रखकर खाते हैं, और कुछ किताब के पन्नों को तो बच्चे की पट्टी साफ करने का सौभाग्य भी मिलता है। इट्स ट्रेजेडी। किसी महान लेखक ने कहा है, ऑलवेज गो टू फार बिकॉज दैट्स वेयर यू विल फाइंड द ट्रुथ। इसलिए मैंने बहुत सोचा और मुझे समझ में आया कि खूबसूरत तो नाला भी होता है, बस देखने वाले की नजर सुअर जैसी होना चाहिए। तभी ऐसे राइटर्स की रचनाएं भी फेमस हो जाती है जो लिखते हैं इंकी पिंकी पोंकी या कच्चा बादाम भाई कच्चा बादाम। वाह क्या लिखा है। लेकिन हम जैसे राइटर्स को अपनी जगह बनाने में थोड़ा समय लगता है। अब मैं आप सभी से उस शख्स को मिलवाना चाहता हूं जिसका इस अवार्ड में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, और वो शख्स है मैं खुद। लास्ट बट नॉट लीस्ट, I wanna thank me for believing in me. I wanna thank me for doing this hard work. I wanna thank me just being me at all time. Ved Prakash Mishra. Thank you so much. Thank you so much. Thank you everyone. Thank you God. Thank you people. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you God. Thank you universe. Thank you so much. Thank you so much. और दरवाजा खोलो, गरीबों के शेक्सपियर, और बिना पहले मरने ना दूंगा तेनू। और सच में मर गया कि? मर गया? कौन मर गया? और दरवाजा खोलो। वो कौन है? और मैं तेरा मकान मालिक चोपड़ा। अबे चोपड़ा तेरी, रुक खोल रहा हूँ। और कौन घुस गया घर में? और निकालो तलवार और जोड़ दो खून खराबा। जो बोले सोने हाल, सत श्री अकाल। और कित्थों छुपा बैठा सी? ये चोपड़ा जी यहाँ कौन होगा यार? और तू फिर किससे बातें कर रहा था? कुछ नहीं चोपड़ा जी, मैं बस एक सपना देख रहा था। इस बार फिर से सपने में तूने बेस्ट राइटर का अवार्ड जीता होगा, है ना? तू तक तूतिया जीतूंगा चोपड़ा जी, एक दिन बेस्ट राइटर का अवार्ड भी जीतूंगा। तब ये पूरी दुनिया मेरे कदमों में होगी और इस दुनिया को एक नया राइटर मिलेगा, वेद प्रकाश मिश्रा। ओए यारा, ओ मैं भी आया था एक दिन एक्टर बनने। ओए प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। ओए प्रेम तो चला गया, ओए बस रह गया चोपड़ा भटूरे वाला। अच्छा नहीं यार, और तू शेक्सपियर नहीं होए, शेख चिली बनेगा, शेख चिली। कागज पे कलम चलाने से सिर्फ स्याही खत्म होती है और कुछ नहीं होता। और कितनी बार तो दसिया यार तेनू, और मैंने ढाबे में आके खर्चा घुमा, तेनू 4 पैसे मिलेंगे और मैनू भी अच्छा लगेगा और तेनू भी। घर में पड़ा पड़ा पागल हो रहा सी तू। रे चोपड़ा जी, पगला तो आप गए। इतनी सुबह सुबह क्यों मेरा दरवाजा पीट रहे थे आप? ओए किराया, ओए किराया। किराया? किराया मतलब? ओए किराया मतलब धन दौलत रुपया डॉलर। ओ पे समझ गया चोपड़ा जी, जूते पहनी आप बात बात में जूते क्यों निकाल लेते हैं? ओए किराया, ओए किराया।
आपने मेरा काम कराया। और काम होगा बाद में, पहले किराया। नहीं चोपड़ा जी, पहले आप मेरा ये काम करा। अरे कब से बोल रहा हूँ, एक बढ़िया सा कारपेंटर लाकर मेरा काम करा दो। एक तो गोडाउन जैसा कमरा है जिसमें संडास ऐसा के अंदर बैठकर गाना गाना पड़ता है। ऐसे कमरे में भी आपको किराए की पड़ी रहती है। कितनी सफोकेशन है यार। ओ सफो चढ़े यार, अमन शादी में जाना है यार, अमन लेंटर डलवाना है यार, कुत्ते के बिस्किट खरीदने हैं यार, मैंने कच्चा फड़िया मैंने उसको सिलवाना है यार, और घर में जवान बीवी बैठी यार, मैंने उसका ब्याह करना है यार। बीवी? और बेटी यार, मेरी बेटी। तू ना बात बात पे इमोशनल कर देता है यार। अरे चोपड़ा जी, यहाँ शाम के खाने की जुगाड़ नहीं है और आपको किराया चाहिए। ओए इतने तो सुबह के नाश्ते की भी जुगाड़ नहीं है यार। देखिए चोपड़ा जी, पहले आप मेरा काम कराओ और अभी आप यहाँ से जाओ यार, वरना आपका काम और मेरा किराया दोनों अटक जाएंगे। अरे हम दोनों लटक जाएंगे। ओए कितना टाइम हो गया यार तेनू। आज दे दूंगा, कल दे दूंगा करते करते। और देखो मेरा किराया कर दे, वरना मैं तेनू छत पे पापड़ की तरह सुखा दूंगा। चोपड़ा जी, मेरे घर से निकल जाओ। और तेरे घर से? मतलब मेरे रूम से निकल जाओ। मतलब देखिए चोपड़ा जी, गीता में लिखा है, क्या तेरा क्या मेरा। अरे क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे, सब मोह माया है। देखिए ना चोपड़ा जी, कितना सारा काम करना है मुझे, और अभी कुछ कहानियों का एडवांस भी आने वाला है। ओए सालों से आ रहा है तेरा एडवांस, और कितनी दूर से आ रहा है जो अब तक ना पहुंचा। ओए देखो, तू मेरा किराया कर दे, वरना मैनू अच्छा नहीं लगेगा कि तू भरी ठंड में नंगा बदन सड़क पर पड़ा रहे। क्योंकि प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा, और तूने किराया नहीं दिया ना तो फोड़ दूंगा तेरा खोपड़ा। अरे हाँ चोपड़ा जी, समझ गया। अभी आप यहाँ से जाओ यार, वरना काम कैसे करूँगा। अगर ऐसा करते रहेंगे आपको किराया भी तो देना है आपका। और सुनो है, ओए थुआ। अरे अब क्या है चोपड़ा जी, क्या है? ओए क्या तेरा और क्या मेरा? ओए अरे किसी पंडित ने मुझसे कहा था कि तुम्हारे हाथ में बहुत बड़ी बड़ी चीजें आएंगी। ले देकर मेरे हाथ में ये वड़ा पाव आया था, वो भी हाथ से गया, और आज शाम के खाने की जुगाड़ भी हाथ से गई। अब जिस राइटर के दिन की शुरुआत ऐसे हो, वो भला कुछ क्रिएटिव कैसे कर सकता है। खैर, मेरी बातों से और हरकतों से आपको यह तो पता चल ही गया होगा कि आई एम अ प्रोफेशनल राइटर। अरे नहीं यार, मामूली राइटर हूं, कहानीकार हूं और कहानियां लिखता हूं। आप जानते हैं किसी भी राइटर के लिए सबसे मुश्किल काम क्या होता है? वो ये कि उसको वैसी कहानियां लिखनी पड़े जिसके लिए ना तो उसके पास कोई ख्याल हो, और उस काम से मिलने वाली रकम को वो पहले ही चेक कर चुका हो। यानी किसी भी तरह की कोई इंस्पिरेशन नाम की चीज ही नहीं है। ले देकर अगर कोई चीज है तो वो है डेडलाइन। वो इसलिए क्योंकि जितनी उधारी मैं ले सकता था और जितने भी लोगों से ले सकता था, वो मैं ले चुका हूं। अब इस नए काम को कंप्लीट करने के बाद, एडिटर को सबमिट कराने के बाद जो नई उधारी मुझे मिलेगी, उसकी उम्मीद के अलावा ना तो मेरे पास इस कमरे में कुछ खाने को है और ना ही कुछ पीने को। खाने को कुछ नहीं है, ये एक मसला है, पर पीने को कुछ नहीं है, ये उससे बड़ा मसला है। जी नहीं, मैं पानी की बात नहीं कर रहा हूं। पानी में मिला के जिस चीज को पिया जाता है मैं उसकी बात कर रहा हूं। बाकी आप लोग तो समझदार हैं ही।
सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। इस रोजमर्रा के किस्से को सिलसिला कहा जाना कहां तक जायज है समझ नहीं आता, क्योंकि ये हमेशा बदलता रहता है। आई मीन इट कीप्स ऑन चेंजिंग, द सिचुएशन कीप्स ऑन चेंजिंग। ऐसा नहीं है मेरे ये हालात पहली मर्तबा ऐसे हैं, मैं पहले से गरीब हूं। हाँ, पहले भी ऐसे गुर्बत के दिन होते थे, पर तब वो इतना खलते नहीं थे, क्योंकि तब खाने पीने की तंगी, शराब की तंगी मेरे आइडियाज और इमेजिनेशन को इतना अफेक्ट नहीं करते थे। मैं अक्सर सोचता था कि जो होगा देखा जाएगा, पर जो होता गया वो देखा नहीं गया। मुझे भी लगता था कि अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे, और सिर्फ मुझे ही क्या, आपको भी तो यही लगता है ना कि अच्छे दिन आएंगे, है ना? और ये ख्याल अपने आप में इतना मजबूत था कि मुझे बाहर दिखने वाली उस रोशनी की तरफ जाने के लिए इंस्पायर किया करता था। पर जैसे जैसे समय बीता, दिलो दिमाग को यह समझ में आया कि बाहर दिखने वाली रोशनी बस एक छलावा है। दूर के ढोल सुहावने लगते हैं और आराम की तरफ जाने वाला रास्ता कहीं नहीं जाता, वो यही है, इस अंधेरे में। इस अंधेरे में, हाँ, इस अंधेरे में तब से इस उम्मीदों वाली रोशनी से चिढ़ बढ़ने लगी, और धीरे धीरे इस अंधेरे से मेरी बातचीत शुरू हो गई। अजीब बात है ना, पहले भी हम दोनों यानी मैं और अंधेरा इसी कमरे में एक साथ बैठा करते थे, पर कभी एक दूसरे पर ध्यान ही नहीं गया। पर अब तो मेरी इस अंधेरे से ऐसी गहरी दोस्ती हो गई है कि बाकी सब मतलब के यार नजर आते हैं। इस नए पर पुराने होते दोस्त यानी इस अंधेरे से अब मेरी गहरी दोस्ती हो गई है। इनफैक्ट मेरे आइडियाज और ख्याल भी अब मुझसे पहले इस अंधेरे को खोजा करते हैं, जैसे मुझसे ज्यादा वो इस अंधेरे के सगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी मुफलिसी और शराब, इस बात का सबको दुख है जॉन कि तुमने शराब पी। इस बात का किसी को गम नहीं कि शराब तुम्हें पी गई। हाँ, ये शराब छोड़ने का ख्याल भी आया था, पर इस सुकून से दूर जाने के लिए किसी और सुकून की जरूरत है जो अभी मेरे पास नहीं है। और किराया। हाँ, ले देकर अगर कोई चीज है तो वो ये चोपड़ा, लकीर का फकीर साला हमेशा डीजे की तरह बजता रहता है, और अब मैं इस डीजे से ही अपना मन बहला लेता हूँ। किराया 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 दे दूंगा किराया। अरे तो दे देना किराया। पांच दफा मैं खुद को दोस्तोवस्की की रचनाओं के नायक की तरह महसूस करता हूँ। सोचिए, वो भी अपने मकान मालिक से डरता और उससे नजरें चुराकर भागने की कोशिश करता, इसलिए नहीं कि उसके पास पैसे नहीं है, बल्कि इसलिए कि वो इस मकान मालिक जैसे कतई बेवकूफ और नासमझ प्रजाति से बहस करके अपने ज़हनी सुकून को तहस-नहस नहीं करना चाहता। इसलिए जब तक होता है तब तक। अरे चोपड़ा जी, आप, अरे नहीं, मैं भाग थोड़ी रहा था, मैं तो पोछा लगा रहा था, पोछा। हाँ जी, क्या हेलमेट? अरे वो सेफ मोपिंग। हाँ, यही सब। तो खैर, वो जो बात थी ना डेडलाइन की, उसी पर वापस आते हैं। वैसे आजकल मुझे यह भी बहुत सुनने को मिलता है कि बहुत से ज़हीन और मकबूल राइटर इस डेडलाइन को ही अपनी इंस्पिरेशन बना लेते हैं। तो सोच रहा हूं क्यों ना आज मैं भी कोशिश करूं। पर मेरे साथ मसला यह भी है कि माशाअल्लाह ना तो मैं ज़हीन हूं और ना ही मकबूल। हाँ, ले देकर कुछ लोगों को इस गलत फहमी में जरूर डाले हुए हूं कि मैं एक उम्दा राइटर हूं। पर पिछले 7 दिनों से इस कमरे में पड़ा बोर हो रहा हूं, इन 4 दीवारों की तरफ ताकता हुआ नई कहानी और किरदारों की तलाश में। कहानियां तो मिलती नहीं, मिलता है तो ये छिपकली, काकरोच, जाले, दरारे,
सीरन, चिंगुर, 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 और ये चोपड़ा, आपको पता है चोपड़ा जब इस कमरे में आकर बात कर जाता है ना, तो 4 दिन तक उसकी बदबू इस कमरे में रहती है। अब आप ही बताइए, ऐसी सिचुएशन में किरदारों की तलाश कैसे करें? पर मुझे तो लगता है इन किरदारों को भी डेडलाइन से चढ़ हो गई है। यूं तो सालों बाद मिले बचपन की दोस्त की तरह बड़ी बड़ी बातें करेंगे, अपनी तमाम उम्र मेरी आंखों के सामने खोलकर रख देंगे, पर जैसे ही इन्हें पता चलता है ना कि मेरे पास डेडलाइन है, तो दूर से ही हाथ हिलाकर गुजर जाते हैं। अरे आओ आओ मेरी कहानी के किरदारों, कहाँ चल दिए? आओ ना। खाना, अब पेट, तो भूख, किराया, आजा आजा। अरे चले जाते हैं बिना किसी हमदर्दी के, ख्यालों की उस भूल भुलैया में कहानियों को तलाशने की जद्दोजहद में मुझे अकेला इन 4 दीवारों की तरफ ताकता हुआ छोड़कर। पर इन दीवारों से होते हुए जैसे ही मेरी नजर इस खिड़की पर पड़ती है, तो ना जाने मेरे जहन में एक लड़की का ख्याल आ जाता है। मेरी खिड़की के सामने गली के उस पार वाले मकान की भी खिड़की खुलती है। मैं अक्सर सिगरेट पीते वक्त अपनी खिड़की पर बैठ जाता हूँ, क्योंकि मैं सिगरेट बहुत पीता हूँ, इसलिए अपना बहुत सा वक्त खिड़की के पास ही गुजारता हूँ। हाँ, यहाँ मैं अपने आप को दोस्तोवस्की के किरदारों से एक कदम आगे पाता हूँ, क्योंकि मैंने सुना उनका जो नॉवेल है ना, क्राइम एंड पनिशमेंट, उसका जो नायक है रस्कोल्निकोव, उसके कमरे में खिड़की नहीं थी। खैर एक दिन मैं अपनी खिड़की से क्या देखता हूं, सामने वाली खिड़की में एक लड़की रहती, वो हमेशा फोन पर बात करते हुए अपना वक्त गुजारती है। हमेशा उसके एक हाथ में फोन रहता है और दूसरे हाथ में चाय का कप। मेरे ख्याल से उसके कमरे में नेटवर्क का कोई इशू है, जिसके चलते उसे खिड़की पर आकर ही बात करनी पड़ती थी। एक बात और, इस लड़की को घंटों फोन पर बात करते देख मैं हमेशा हैरत में पड़ जाता कि साला कोई इतनी देर तक फोन पर बात कैसे कर सकता। खैर मुझे उसकी आवाज तो नहीं आती, बिकॉज ऑफ दी डिस्टेंस, पर उसके बात करने के तरीके से और हाव भाव से मैं ये तुक्का लगाने की कोशिश करता हूं कि फोन की दूसरी तरफ कौन होगा। कहानियों की तलाश भी राइटर्स को अजीब अजीब रास्तों पर ले जाती है। अभी हाल ही की बात कि एक राइटर ने कहानियों के पीछे भागते भागते खुद को एक अनजान सड़क पर कुछ अजीबोगरीब लोगों का पीछा करते हुए पाया। अरे ना जाने उसके जहन में इस बात ने कहां से घर कर लिया कि वो कुछ नए किरदारों का पीछा कर रहा है, ऐसे किरदार जो अभी तक किसी भी कहानी में नहीं आए, ना कभी किसी ने देखे ना कभी किसी ने सुने, जैसा कि हर राइटर को लगता है। अब उस राइटर को वो किरदार मिले या नहीं ये तो नहीं पता, पर उसके बाद वो राइटर किसी को नहीं मिला। माफ कीजिएगा, ये मेरी बड़ी बुरी आदत है कि मैं कहां की बात को कहां ले जाता हूं। तो चलिए वापस आता हूं। हाँ, तो इस लड़की को घंटों फोन पर बात करते देख मुझे इतना तो यकीन हो गया है कि फोन के दूसरी तरफ कोई एक व्यक्ति नहीं है। अभी कुछ ही दिनों से मैं इस लड़की को बड़े गौर से देख रहा हूं और अपनी ऑब्जर्वेशन से इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि ये लड़की किन्हीं 3 लोगों से बात करती है, जिसमें से एक लड़की है और 2 लड़के। अगर मेरा ये तुक्का सही है तो फिर मैं ये भी सोचता हूं कि इस लड़की का इन तीनों से रिश्ता क्या होगा। आप में से कोई बताना चाहेगा? अरे अब आप लोग क्या ही बताएंगे, आपको तो ये भी नहीं पता कि आपके बगल में आपकी बीवी बैठी है किसी और की, या आपने अपना फोन साइलेंट किया है या नहीं। छोड़िए, मैं ही कुछ सोचता हूं। मान लेते हैं कि वो पहला लड़का होगा इसका बॉयफ्रेंड। जी नहीं, पति वो इसलिए नहीं हो सकता
क्योंकि वो लड़की मुझे कहीं से भी शादीशुदा औरत नहीं लगती। और वो लड़की होगी इसकी बहन। अरे नहीं यार, बहन नहीं, वो लड़की होगी इसकी सबसे अच्छी सहेली, जिससे ये सारी रात की बात शेयर करती होगी। और वो बचा हुआ लड़का होगा इसका, He's my just a friend. He's my just a friend वाला फ्रेंड। एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस लड़की के दो बॉयफ्रेंड हैं? हाँ, हो सकता है भाई, आजकल तो ये ट्रेंड में है, फैशन है। अरे भाई, सिचुएशनशिप, फ्रेंड्स विद बेनिफिट, फ्रेंड जोन, इंस्टाग्राम की पैदाइश साले। पर जो भी हो, इस लड़की के बारे में तुक्के लगाना मेरी दिलचस्पी के कामों में सबसे ऊपर है। अक्सर ऐसा होता है कि जब भी मैं खिड़की पर खड़ा होकर कुछ सोच रहा होता हूं और वो अपनी खिड़की पर फोन पर बात करते हुए आती है। पलट ही नहीं रही यार। तो अचानक हमारी निगाहें आपस में टकरा जाती हैं। हम एक दूसरे को देखकर कुछ सोचने लगते हैं। वक्त मानो जैसे रुक जाता है। एक खामोशी, कुछ लफ्ज जबान को आने को ही होते हैं कि अगले ही पल हम एक दूसरे से नजरें चुरा लेते हैं। किराया इनसे तो नजरें चुरा ली, पर इनसे तो मिलाना पड़ेगी ना। ख्याली पुलाव बहुत बना लिए भैया, अब जरा रोटी चटनी का इंतजाम कर ले। आपका क्या है, नाटक देखने आए, देख कर चले जाएंगे, आपका तो बना हुआ मिल जाएगा। दहलीज के इस पार से लेकर दहलीज के उस पार का सोचना, यह भी एक अजीब सा हुनर है, जिसे बतौर राइटर में आज तक चाहकर भी नहीं समझ पाया। जैसे जिस वक्त उस लड़की की निगाहें मेरी निगाहों से टकराती हो, तब उसके मन के ख्याल मेरे मन के ख्याल से कितने दूर होते होंगे, या शायद पास, बहुत पास। क्या पता इस लड़की से मेरी पहले भी मुलाकात हो चुकी थी, क्या पता वो भी मुझे जानती, क्या पता दूर किसी ब्रह्मांड और किसी समय में मैं ही उसका बॉयफ्रेंड हूं। तो देखा आपने, तुक्के पे तुक्के। इन बेकार की संभावनाओं के जाल में फंसना एक राइटर को जितना खूबसूरत लगता है ना, समय के साथ साथ ये उतना ही खतरनाक हो जाता है। वैसे मैं तो इनसे दूर ही रहना पसंद करता हूं, पर मन में कहीं एक कुलबुलाहट होती रहती है कि जिस दिन दहलीज के उस पार का सोचना आ जाएगा ना, उस दिन तो कयामत ही आ जाएगी। खैर, ये मेरे जैसे छोटे मोटे राइटर की बस की बात नहीं है। मैं भी ना जाने कहां उड़ जाता हूं। तो चलिए वापस आता हूं इस लड़की पे। हाँ, तो मैं कह रहा था कि ये जो लड़की है, ये लड़की अरे क्या लड़की लगा रखा है यार। चलो उसे कोई नाम दे देते हैं। आप में से कोई बताना चाहेगा? बताइए अंकल जी, आप बताइए। नहीं, आप बताइए। रोशनी, वो तो मेरे ऊपर पड़ी रही है, रोशनी नहीं रख सकते। और कोई बताइए। कविता, सिमरन को तो राज ले गए ना, कहाँ है भाई साहब? हाँ, नहीं
यार निकिता नहीं, अब लड़की फूल जैसी है तो कम से कम नाम तो गुलाब जैसा होना चाहिए। हाँ? अरे लेकिन रहने दीजिए रे, एक मिनट। रहने दीजिए, मैं ही कुछ सोचता हूँ भाई। अरे मुझे सोचने दो भाई, टाइम निकाल के आए, देख तो लो। पल्लवी नहीं यार, स्वाति नहीं, असरा नहीं, टेबल कुर्सी लाइटर, अरे ये कैसे नाम हुए? गीता, धार्मिक नहीं हो जाएगा? वेदिका प्रकाशन बनारस, वेदिका प्रकाशन बनारस, ये कैसा नाम है? प्रकाशन हटाओ, बनारस हटाओ, वेदिका वेदिका वेदिका। तो चलिए वेदिका फाइनल किया जाता है और गीता को रख दिया जाता है। खैर एक दिन मैं अपनी खिड़की से क्या देखता हूं कि वेदिका बहुत जोर से गुस्से में किसी से बात कर रही है। इससे पहले मैंने उसको इतने गुस्से में कभी नहीं देखा था। वो शायद रो भी रही थी। अब सोच समझ कर लड़ाई तो आदमी अपनों से ही करता है, इसलिए मैंने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लड़ाई उसके पहले बॉयफ्रेंड से हो रही है, वो भी इस बात को लेकर कि उसके पहले बॉयफ्रेंड को उसके दूसरे बॉयफ्रेंड के बारे में पता चल गया होगा और उसने वेदिका से कहा होगा, ए वेदिका, क्यों कर रही हो तुम मेरे साथ ये सब? मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया और तुम अभी के अभी अपना थोबड़ा यहाँ से लेके और अपना सामान यहाँ से लेके निकल जाओ और मुझे कभी अपनी शक्ल मत दिखाना, पर इतना ध्यान रखना कि मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। और मैं क्या करूं? सारी उम्र तुम्हारे बहकावे में जीती रहूं, मुझे पागल बनाकर तुम मुझे मेरे घर से यहाँ ले आए, बोले कि शादी करूंगा। शादी तो आज तक नहीं की, पर शादी के नाम पर क्या कुछ नहीं करते रहो तुम मेरे साथ। अंजू ने तो पहले ही कहा था मुझसे कि ये आदमी... एक मिनट, अंजू इसकी वही सहेली है जिससे ये सारी चुगलियां करती है। बेस्टी, हाँ, एक्शन। उसने मुझे तभी कहा था कि ये आदमी तो शक्ल सी बंदर, लफंगा, तुच्चा, छपरी लगता है, लेकिन नहीं, मेरी ही किस्मत फूटी थी जो मैं तुम्हारे बहकावे में आ गई। तुमने कभी सोचा कि क्या गुजरती होगी मुझ पर, किस नजर से देखती है ये दुनिया मुझे? हाय, तुम तो मुझे बातों में भला फुसला कर मेरे साथ रात गुजार कर निकल जाते हो। कभी सोचा कि मेरा खर्चा कैसे चलता है? अरे ये इमोशनल म्यूजिक बंद करो भाई, कुछ ज्यादा इमोशनल हो गई। अब जरा बैक करके फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। एक्शन। तुमने कभी क्या गुजरती होगी मुझ पर, किस नजर देखती है तुमने मुझे बातों में बिना मतलब अपने साथ डालना है। कभी सोचा मेरा खर्चा कैसे चलता है? बस ये जेल जैसा कमरा मुझे देख के इससे तुम्हारा फर्ज पूरा हो जाता है। और सुन, तू क्या मुझे छोड़ेगा? मैं ही तुझे छोड़ती हूँ आज से, बल्कि अभी से। और अब अगर कभी तूने मुझे फोन किया तो मैं तेरे बाप और तेरी बीवी को तेरी सारी करतूत बता दूंगी, समझा? सॉरी दीदी। और हाँ लंगूर, ये सब तुक्के लगाते लगाते कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं लगा। अगले दिन मैं खिड़की पर खड़ा होकर वेदिका का इंतजार कर रहा था।
पर वो खिड़की पर नहीं आई और सारा दिन यूं ही उसका इंतजार करते करते गुजर गया। अगली सुबह हुई तो मैंने देखा कि उस घर में कुछ नए लोग आ गए थे। वेदिका वेदिका कहाँ गई? इस वक्त तक तो उसे खिड़की पर आ जाना चाहिए था। और ये लोग कौन है? इतना सारा सामान। कहीं ऐसा तो नहीं कि वेदिका गुजरे दिन ही कमरा खाली करके चली गई? पर ये अचानक कमरा खाली करने की क्या वजह हो सकती थी? अगर एक पल के लिए ही सही मैं ये मान लूं कि मेरे लगाए गए पिछले सभी तुक्के सही थे, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कमरा उसके पहले बॉयफ्रेंड का होगा जिससे एक दिन पहले वेदिका की लड़ाई हुई थी और लड़ाई के बाद उसने ये कमरा खाली कर दिया हो। पर अब सवाल ये उठ रहा है कि इतनी जल्दी में वेदिका गई कहां हो? अपने दूसरे बॉयफ्रेंड के पास? नहीं यार, हाँ, अपने दूसरे बॉयफ्रेंड के पास। और उसको वेदिका ने कहा होगा कि उसने पवन को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। हाँ, ये ठीक रहेगा, एकदम परफेक्ट। एक मिनट, ये पवन नाम मेरे ध्यान में कहां से आया? भले ही आप तुक्का क्यों ना मार रहे हो, लेकिन किसी पर्टिकुलर आदमी का इस तरह से जहन में आ जाना एक अलग सा इत्तेफाक है। वाह, आई एम प्राउड ऑफ यू। वैसे पवन तो सामने वाले लाला जी के लड़के का नाम भी है। ओहो, व्हाट अ नाइस शॉट। मेरे तुक्के तो दिलचस्प होते जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये चमन चोमू पवन ही वेदिका का पहला बॉयफ्रेंड है जिससे एक दिन पहले वेदिका की लड़ाई हुई थी और लड़ाई के बाद उसने ये कमरा खाली कर दिया था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि चमन चोमू पवन जैसा आदमी वेदिका का बॉयफ्रेंड। हाँ, हो सकता है भाई, आजकल वो है ना तो सब मुमकिन है। घोड़ों को नहीं मिल रही है घास और गधे खा रहे च्यवनप्राश। पर अब सवाल यह उठता है कि वेदिका का एक दूसरा बॉयफ्रेंड रहता कहां होगा जिसके पास वेदिका गई हो? एक तो ये वेदिका का बॉयफ्रेंड नहीं मिल रहा, ऊपर से ये चोपड़ा। अरे चोपड़ा जी, कितनी बार कहूंगा आपसे कि मैं आपका किराया दे दूंगा भाई, आपको समझ नहीं आ रहा क्या? मैंने जैसे ही दरवाजा खोला मेरी हैरत का कोई ठिकाना नहीं था। सामने वेदिका खड़ी थी। कुछ देर तक तो मैं उसे यूं ही एकटक देखता रहा और सोचने लगा कि कहीं मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा, कहीं ये कोई चुड़ैल तो नहीं है। जहां एक तरफ वेदिका को सामने देखकर मैं आश्चर्य में था, वहीं दूसरी तरफ मैं उससे बड़े एहतियातन ही बात भी करना चाहता था ताकि अफसाने की तलाश में उसका पीछा करते हुए इतने दिनों जो इमारत खड़ी की है वो उसके कहे पहले लफ्ज के साथ ढह ना जाए।
पर शायद सेकंड के उस 100वें हिस्से में आश्चर्य भारी पड़ा। हेलो, मैं आज ही आपके सामने वाले फ्लैट में रहने आई हूँ। माफ कीजिएगा आपको परेशान किया। क्या आपके पास थोड़ी सी शक्कर मिलेगी? वो क्या है ना कि वक्त ज्यादा हो गया है, दुकानें बंद हो गई होंगी, नहीं तो मैं आपको यूँ परेशान ना करती। जी शक्कर मिलेगी? जी शक व्हाट? शुगर? चीनी? अरे तो ऐसा कहिए ना, आप बैठिए, मैं अभी निकाल देता हूँ। जी नो इट्स ओके। अरे बैठिए ना, अरे बैठिए ना प्लीज। बैठिए। आप बैठिए, मैं शक्कर निकालता हूं। अरे बाहर कहाँ जा रहे हैं? मैं भी ना, मैंने ना कभी इतनी खूबसूरत चुड़ैल, मेरा मतलब है लड़की नहीं देखी ना, इसलिए मैं निकालता हूँ चीनी। अरे थोड़ी सी चीनी क्या, मेरे कमरे में चीनी का एक दाना तक नहीं, 2-3 दाने थे, वो भी चींटियां ले गई। देखिए ना कैसा इत्तेफाक है, मेरी चीनी को भी आज ही खत्म होना था। मैं पूरा 50 किलो का बोरा मंगाता हूँ। मैंने अपने नौकर चोपड़ा से कहा था, पर उसने सुना ही नहीं। ये आजकल के नौकर भी ना। नहीं नहीं कोई बात नहीं, आज की रात फीकी चाय पीकर ही गुजारा करना पड़ेगा। फीकी चाय मैं अभी बना देता हूँ फीकी चाय। अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि मैं घर जाकर चाय बनाकर पी लूंगी। हाँ अच्छा जी। सुनिए, जी आपको चाय बहुत पसंद है ना? हाँ, बिल्कुल उतनी ही जितनी आपको सिगरेट पसंद है। बाय। सुनिए तो, जी आप यहाँ सामने वाले फ्लैट में आई है ना? हाँ, क्यों? नहीं मतलब उसका वेंटिलेशन काफी अच्छा है, मैंने देखा, काफी अच्छा। जी मैं चलती हूँ। एक्सक्यूज मी, सुनिए तो। जी एक सेकंड, कहिए। आपने अपना नाम क्या बताया था? मैंने तो अभी तक आपको अपना नाम बताया ही नहीं। नहीं, अगर बताती तो क्या बताती? वेदिका। और आपका? आपका नाम? मेरे पैरों के नीचे से जमीन का नामो निशान तक नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मुझे बहुत ऊंचे से पहाड़ से नीचे फेंक दिया। मैं बस उसे ढूंढे जा रहा था कि तभी आप बार बार साइलेंट मोड पर क्यों चले जाते हैं? आपका नाम? एक सेकंड, बाय। कहीं मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा हूं? अरे इतना बड़ा इत्तेफाक कैसे हो सकता है? मेरे तो मैं तुक्के लगाए थे, और ऐसे तुक्के तो मैं इससे पहले भी कई दफा लगा चुका हूं, पर कोई सच तो क्या, सच के आसपास भी नहीं गया। फिर ये कैसे सच हो गया? अब तक तो मैं आपसे दोस्तोवस्की या उसके किरदारों के बारे में बात कर रहा था, पर इस घटना के बाद मेरे जहन में मार्केस की कई कहानियां दौड़ गई और एक जादू यथार्थ मेरे आसपास फैल गया। मैं डर और उत्तेजना की मिलीजुली कैफियत में यह सोचने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने वेदिका के लिए जितने भी तुक्के लगाए थे वो सब सच हो। मतलब उसके 2 बॉयफ्रेंड हैं, उसकी एक अच्छी दोस्त है, लाला जी का लड़का चमन चोमू पवन ही उसका पहला बॉयफ्रेंड है। अगर ये चमन चोमू पवन उसका पहला बॉयफ्रेंड है जिससे झगड़े के बाद उसने अपना कमरा खाली कर दिया था, तो मेरे तुक्के के हिसाब से तो उसे अपने दूसरे बॉयफ्रेंड के पास जाना था, पर वो तो यहाँ आ गई मेरे सामने वाले फ्लैट में। इसका क्या मतलब हो सकता है? यहाँ तो दूसरे बॉयफ्रेंड के लिए किए गए मेरे सारे तुक्के गलत थे, या फिर इसी बिल्डिंग में उसका कोई दूसरा बॉयफ्रेंड भी है। अब इस फ्लोर पे 2 ही फ्लैट हैं, जिसपे एक पे सामने वेदिका रहने आ गई,
नीचे चोपड़ा अपनी फैमिली बीवी बच्चों के साथ रहते हैं। चोपड़ा? अरे नहीं यार, आदमी कैसा भी, पर इतना बड़ा खिलाड़ी नहीं हो सकता कि एक साथ दो फ्रंट पर खेल सके। और ऊपर सिर्फ छत है जो खाली, तो बचा सिर्फ मैं। अरे म्यूजिक ऑफ करो यार। मैं तो वेदिका को जानता तक नहीं, ना कभी उससे मिला, फिर मैं कैसे? लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही तो मैंने कहा ना, किसी और दुनिया में मैं ही उसका बॉयफ्रेंड। अंग्रेजी भाषा में समय के लिए बड़ा दमदार शब्द है, पैरेलल यूनिवर्स। हमारे जैसे ही एक और दुनिया, समय में हमारे आगे या पीछे नहीं, बिल्कुल साथ में चलती हुई, लेकिन हादसों के मामले में थोड़ी सी अलग। समझ में आया? नहीं ना? पता ही था। अरे अब आप जैसे शांत प्रवृत्ति के लोगों को, जिनके दिमाग में शांति का शोर इतना है कि पड़ोस के घर की चीखें भी सुनाई ना पड़े, अब ऐसे लोगों को मैं एक कमरे में बैठा के ये बताऊं कि किसी और दुनिया, सदी, पैरेलल यूनिवर्स में क्या चल रहा है, और उनसे ये उम्मीद भी करूं कि वो मेरी बातों में दिलचस्पी दिखाएं, तो बेवकूफ तो मैं हुआ ना। खैर, अब जब बात शुरू हुई है तो मुकम्मल भी कर देता हूं। विज्ञान में ऐसा कहा जाता है कि जब दो समानांतर समय आपस में टकराते हैं तो दुनिया को बड़े बड़े इत्तेफाक देखने नसीब होते हैं, जैसे ये इत्तेफाक जो अभी मेरे साथ हो रहा है। वैसे मैं तो इंसान के देखे गए सपने का सच होना भी इत्तेफाक ही मानता हूं, पर यूं इस तरह से कुछ हो जाना, उससे कई बड़ी बात है। इतना ज्ञान तो दे दिया, पर अब करूं क्या? क्या करूं? वेदिका, बॉयफ्रेंड, अंजू, चोपड़ा, चीनी, शुगर, शक्कर खरीद लाऊंगा और वेदिका को दे दूंगा। इसी बहाने उससे बात करने का मौका भी मिल जाएगा। अभी सो जाता हूं, सुबह जल्दी उठ के लाला जी की दुकान से शक्कर ले आऊंगा। सुबह का अलार्म लगा देता हूं। अगर एक पल के लिए ही सही मैं ये मान लूं कि मैं ही वेदिका का बॉयफ्रेंड हूं, तो वैसे आज रात की नींद के लिए ये ख्याल अच्छा ही है। लाला जी की दुकान अभी नहीं खुली, तब तक तैयार हो जाता। मुद्दतों बाद किसी शख्स से मिलने के लिए आईना देखा गया, बाल संवारे गए। क्या सुबह होने पर खुशी होना जरूरी है? नहीं, मतलब मैंने सुबह उठते ही लोगों को बेवजह खिलखिलाते हुए, मुस्कुराते हुए देखा है। सुबह उठ गए और हंसने लगे। ना जाने ऐसा वो जानबूझकर करते हैं या उनके सबकॉन्शियस माइंड की वजह से ऐसा होता है, लेकिन ईमानदारी की बात कहूं, मुझे तो सुबह होने पर कभी खुशी नहीं हुई। हुआ है तो बस अफसोस। कल फिर वो काम अधूरा रह गया। परसों का काम अभी तक छुआ भी नहीं, लेकिन आज की बात कुछ और है। आज मेरे पास वो काम करने के लिए है जिसे मैं सारी रात सोचता रहा। चीनी, शुगर, शक्कर। Seem right.
टन टन। सॉरी मैं बिजी थी, बताइए। जी शक्कर, रात को ही मिल गई थी। वो क्या है कि रात ज्यादा हो गई थी और आप तो जानती हैं कि मैं शरीफ आदमी हूँ। हाँ जी शक्कर। अच्छा, रात को ही मिल गई थी। तो आप अभी लाला जी की दुकान पर क्या कर रहे थे? सिगरेट 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 लेने गया था वहां तो। अच्छा, सिगरेट और किराने की दुकान पर। हाँ हाँ रखते हैं ना, आजकल रखने लगे किराने वाले भी सिगरेट। जी चीनी। ये लो। अरे ये क्या है? आपकी पास की नजर कमजोर है। पैसे हैं, आप शक्कर लाए हैं ना। अरे पर इसकी कोई जरूरत नहीं है, आखिर पड़ोसी तो पड़ोसी के काम आता है। मैं नहीं आऊंगी, मैंने कहा ना, रख लो। अब आप इतने प्यार से कह रही हैं तो मैं रख लेता हूँ। अच्छा तो मैं चलता हूँ ना। जी। तो मैं जा रहा हूँ। जी जी। आइएगा आप मेरे सामने ही। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सुनो, चाय पियोगे? चाय? हाँ मतलब सुबह सुबह एक कप चाय हो जाए तो बात ही क्या है, एकदम मजा आ जाता है। फ्रेश फ्रेश सुबह लगती है, एकदम शांत माहौल। हाँ। उठो। जी उठो। अरे अभी आप ही ने तो कहा ना कि चाय। दूसरों के घर में जाते तो पूछ कर बैठते हैं, समझे मिस्टर? अच्छा वो क्या है ना कि ना कोई मेरे घर आता है ना कोई मुझे बुलाता है, इसलिए मुझे पता नहीं था। सुनिए, कैन आई सिट हियर? Yes, you can. नाइस, ब्यूटीफुल। क्या? ये कमरा आपको आए हुए अभी एक ही दिन हुआ है और आपने तो सामान बड़े तरतीब से जमा कर रख दिया। मुझे बेतरतीबी पसंद नहीं है, ना तो अपने कमरे में और ना ही अपनी जिंदगी में। मैं 30 पत्ती की चाय पीती हूँ, और आप? फ्री में जो मिल जाए। मतलब माइल्ड भी चलेगी, जैसी बन जाए। अच्छी चाय बनाना भी एक आर्ट है। शक्कर, चाय पत्ती, दूध, पानी और अदरक सब कुछ एकदम सही मात्रा में होना चाहिए, तब जाकर बनती है एक अच्छी कड़क चाय। इसलिए मैं सिर्फ अपनी हाथ की बनी चाय पीती हूँ। आपको क्या लगता है? वैसे मैंने इस बारे में सोचा तो नहीं है, पर आप कह रही है तो ठीक कह रही होंगी। जब ऐसा कभी आपने सोचा ही नहीं, तो मैं सही कह रही हूँ आपको क्यों लगा? मतलब ये कि जब आप किसी चीज के बारे में जानते ही नहीं, तो सामने वाला सही कह रहा है गलत, ये आपको कैसे पता? जी सही कह रही हैं आप। फिर वही बात। अरे जब से आप आए तब से रट लगा रखी है कि सही कह रही है, सही कह रही है। बताओ क्या सही कह रही हूँ मैं? हाँ जी सही कह रही हैं आप, नहीं गलत कह रही हैं आप। नहीं गलत में सही, सही में गलत, पता नहीं क्या कह रही हैं आप यार। आप तो कुछ ज्यादा ही डर गए। मैं तो बस मजाक कर रही थी, आपको लगी तो नहीं? मजाक? हाँ। नहीं मैं ठीक हूँ। आप बैठिए, मैं चाय लाती हूँ। मजाक? मेरे पास उसके इस मजाक का कोई जवाब तो था नहीं। तो बेटा मैंने सोचा कि पतली गली से निकल लूं, क्या पता कहीं मजाक मजाक में मर्डर ना कर दे। चाय की खुशबू। फिर मैंने सोचा कि कम से कम चाय तो पी ही, क्या पता बाद में मिले या ना मिले। और मेरे घर पे तो शक्कर भी नहीं है। ये लीजिए आपकी गड़बड़ रम चाय।
क्या हुआ? ये इधर बैठना तो अब ठीक है। आप तो चुप हो गए। आई एम सॉरी उस मजाक के लिए। आपको पता है, ये मेरी बुरी आदतों में से एक है। जब और जहां मजाक करने का मौका मिलता है मैं बिल्कुल नहीं चूकती। ये भी नहीं सोचती हूँ कि सामने वाला कौन है। सो वंस अगेन आई एम रियली वेरी सॉरी। नो इट्स ओके। अब थोड़ा बहुत मजाक तो चलता ही है। पक्का ना? आपने मुझे माफ तो कर दिया ना? हाँ। फिर ठीक है। आप फिर चुप हो गए? चाय अच्छी है। ऐसे चुप मत रहिए। अच्छा एक काम करते हैं, मैंने आपको चाय के बारे में बताया, अब आप मुझे सिगरेट के बारे में बताइए। उसके बारे में तो काफी कुछ पता होगा ना? सिगरेट का तो काफी शौक है ना आपको? मैंने अक्सर देखा है खिड़की से। शौक? हाँ, शौक तो ये पहले कभी हुआ करता था, पर अब तो ये मेरी लत है, मेरे अकेलेपन की साथी है। पर जो भी हो, दुनिया की नजर में तो ये मेरा ऐब है ना। हालांकि मेरी दुनिया मेरे कमरे की चार दीवारी में समाई हुई है, इसलिए मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। क्यों? घर बार नहीं है आपका? मेरा मतलब माँ बाप, बीवी बच्चे, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड? बॉयफ्रेंड? मैं स्ट्रेट हूँ मैडम, और गर्लफ्रेंड इसलिए नहीं क्योंकि अफोर्ड नहीं कर सकता, और बच्चे तो बीवी के साथ ही अच्छे लगते हैं, है ना? जब मैं छोटा था ना, तो गांव में एक एपिडेमिक फैलने की वजह से मेरे माँ पिताजी की डेथ हो गई थी। तब से अपना बोरिया बिस्तर खुद ही संभाल रहा हूं। रास ना आई ये खुदाई हमको, तब से हम खुद के खुदा हैं। सॉरी। नो इट्स ओके। अच्छा चलो कुछ और बताओ अपने बारे में। क्या करते हो तुम? कुछ खास नहीं। हाँ मैं जानती ही थी। अरे नहीं, अगर आपको लगता है कि मैं किसी सर्विस या बिजनेस में हूं और बहुत पैसा कमाता हूं, देखिए पैसा क्या है, पैसा तो हाथ का मैल है। अब भले ही मेरे हाथ साफ हो, एक्चुअली आई एम अ प्रोफेशनल राइटर, कहानियां लिखता हूं। तुम कहानियां लिखते हो? हाँ मैं कहानियां लिखता हूं। मतलब तुम सच में कहानियां लिखते हो? हाँ मैं कहानियां लिख देता हूँ। अरे तो पहले क्यों नहीं बताया? मुझे माफ कर दो, विद्या रानी की कसम अब भी छोड़ दूंगा इसी वक्त, बस 2 पैसे के लिए करता हूँ और कुछ भी नहीं है। अरे नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ कि तुम कहानियां लिखते हो। हैं? मैं हमेशा एक ऐसे इंसान से मिलना चाहती थी जो कहानियां लिखता हो। बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ? हाँ तुम्हारी घर है, कहो। एक्चुअली आज मेरा बर्थडे है, मैं घर पे अकेली थी, इत्तेफाक से तुम आ गए, तो क्या आज का लंच तुम मेरे साथ करोगे? अंधा क्या चाहे दो आंखें। हाँ? वैसे मेरे घर भी बहुत सारा खाना रखा हुआ है, लेकिन अब तुम इतना फोर्स कर रही हो तो मैं वो गाय को खिला दूंगा। मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ कि आज मैं एक कहानीकार के साथ चाय पी रही हूँ। और सच में वो वाकई बहुत खुश थी, खुशी से उसकी आंखें चमक रही थी। मुझे अपने जीवन में ऐसा कोई भी वाक्य याद नहीं आता कि कोई मेरे कहानीकार होने की वजह से खुश हुआ हो। मैं बस उसे भूले जा रहा था। मैंने उसी भाव में उससे पूछा, तो तुम्हें कहानियां पढ़ना पसंद है? हाँ? नहीं। नहीं? मैं कुछ समझा नहीं। अभी थोड़ी देर पहले ही तो तुम्हें मेरे कहानीकार होने की वजह से खुशी हुई थी, पर तुम्हें कहानियां पढ़ना पसंद नहीं, कोई वजह? कोई वजह नहीं, बस ऐसे ही। खैर तब ये सब छोड़ो और ये बताओ कि तुम कैसी कहानियां लिखते हो? जिसमें पैसे ज्यादा मिले। मजाक कर रहा हूँ, सभी तरह की। अच्छा, लव स्टोरीज भी लिखते हो? लव स्टोरीज? हाँ, लव स्टोरीज पहले कभी लिखा करता था, फिर जीवन से लव भी गया और लव स्टोरीज भी। उसके बाद फिर लिखना छोड़ दिया। क्यों? मुझे लगता था कि मैं उन कहानियों के साथ इंसाफ नहीं कर पाता था, इसलिए मेरी बहुत सी कहानियां अधूरी रह गई। तो अब उन्हें पूरा कर लो।
पूरा ही करना होता तो कब का कर चुके होते मैडम। हमें तो उन्हें जीना था। I just wanted to live them। पर ये तो मुमकिन नहीं है ना। हाँ, तभी मैंने उन कहानियों को अधूरा छोड़ दिया, या यूं कहें कि उन कहानियों ने मुझे अधूरा छोड़ दिया। क्या कहानियां खुद अपना चुनती हैं? पता नहीं, पर होता ऐसा ही। वो कैसे? वैसे बड़ी दिलचस्प बातें करती हो तुम, लेकिन मेरा सवाल अभी तक वही का वही है कि कहानियों में आपकी दिलचस्पी और कहानियां पढ़ना पसंद नहीं। कोई वजह? कोई खास वजह नहीं है। शायद किसी के लिए खास है। मैं जब छोटी थी ना, तब मैंने एक कहानी पढ़ी थी। बहुत छोटी सी कहानी थी, जिसमें एक राजकुमारी हुआ करती थी। राजकुमारी? राजकुमारी, एक मिनट। राजकुमारी, राजकुमारी। उसके कुछ रिश्तेदारों ने मिलकर उसे धोखा दिया। एक जादूगर को बुलाकर उन्होंने एक चाल चली। तुम जादूगर? जादूगर? एक मिनट। जादूगर? रुकना। जादूगर उस राजकुमारी को तरह तरह के जादू दिखाता, उसे हंसाता, खुश रखता। जादूगर जो कहता राजकुमारी वही करती। धीरे धीरे राजकुमारी को जादूगर पसंद आने लगा, और इसी बात का फायदा उठाकर एक दिन जादूगर राजकुमारी को बहला फुसलाकर जंगल की तरफ ले गए। राजकुमारी, मैं तुम्हें दुनिया का सबसे बेहतरीन जादू दिखाऊंगा। और फिर उस जादूगर ने राजकुमारी को जादू दिखाया। जादूगर, जादूगर, तुम कहाँ हो जादूगर? जादूगर, 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 मेरा चेहरा, जादूगर। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। जब राजकुमारी अपने महल वापस लौटी तो किसी ने दरवाजा नहीं खोला। वो कई दिनों तक दरवाजे के पास ही चीखती रही, चिल्लाती मैं रही। राजकुमारी हूँ। उस जादूगर ने धोखे से मेरा चेहरा बदल दिया है। दरवाजा खोलो,
लोग उस पे हंसते, उसका मजाक उड़ाते, उससे बदतमीजियां करते, उसे पागल कहते। कई साल यूं ही गुजर गए और जब राजकुमारी का दुख दर्द बर्दाश्त से बाहर हो गया तो एक दिन उसे आसमान से उतरती हुई एक रोशनी नजर आई। तुम कौन हो? मैं फरिश्ता हूं। जब भी इस दुनिया में किसी का दुख, दर्द, तकलीफ हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो मैं आता और उसे उसकी सारी परेशानियों से मुक्त कर देता हूं। और फिर वो फरिश्ता उसे अपने साथ ले गया उस दुनिया में जहां सिर्फ खुशियां ही खुशियां थी, जहां सिर्फ खुशियां ही खुशियां थी। आओ राजकुमारी, मैं तुम्हें वहां ले जाऊं जहां सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। खुशियां ही खुशियां होंगी राजकुमारी, आओ मेरे साथ। वो देखो राजकुमारी, कितना खूबसूरत नजारा है। वो देखो राजकुमारी, बादल कितना वेदिका, 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 क्या हुआ? लेकिन अफसोस, मैंने उस कहानी को सच मान लिया और ना जाने कितनी दफा पढ़ा। मैं हमेशा उस फरिश्ते के बारे में सोचती रही कि मेरे दुख दर्द भी जब बर्दाश्त से बाहर हो जाएंगे तो वो फरिश्ता आएगा और मुझे अपने साथ ले जाएगा उस दुनिया में जहां सिर्फ खुशियां होंगी, जहां सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। लेकिन मैं जब बड़ी हुई तो मुझे मालूम पड़ा कि एक झूठी कहानी है, किसी कहानीकार की एक मन घड़त कहानी जिसका सच से कोई लेना देना नहीं था। ना तो कभी कोई राजकुमारी थी, ना कोई जादूगर और ना ही कोई फरिश्ता। सब कुछ सिरे से अंत तक सिर्फ झूठ था। एक उम्र तक मैंने जिसको सच माना, ईमान की हद तक जिस पर यकीन किया, वो सिर्फ गुमान था, झूठ था। फिर कभी किसी और कहानी को पढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। आज मैं बड़ी हूं, समझदार हूं, पर फिर भी ना जाने क्यों उस झूठी कहानी को सच मानने को जी चाहता है। और लगता है कि एक ना एक दिन तो वो फरिश्ता आएगा और मुझे अपने साथ ले जाएगा उस दुनिया में जहां सिर्फ खुशियां होंगी, जहां सिर्फ खुशियां होंगी। उसकी आवाज भारी हो चली थी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि कोई कहानियों से इस हद तक भी जुड़ सकता है। मुझे तो लगता था कि लोग कहानियां बस टाइम पास करने के लिए पढ़ते हैं। आधी पढ़ी छोड़ दी, पूरी पढ़ी भूल गए। पर इस हद तक कहानियों से जुड़ जाना
शाम भी थी धुआं धुआं, हुस्न भी था उदास उदास। दिल को कई कहानियां याद सी आके रह गईं। मान लो कि अगर वो फरिश्ता वापस आ गया तो तुम क्या करोगी? मैं उसके साथ जाने से पहले उससे एक सवाल पूछूंगी कि इस कहानी को किसने लिखा है। मैं उससे मिलना चाहती हूँ और मिलकर पूछूंगी कि क्या राजकुमारी को जादूगर से सच में प्यार हो गया था या कोई और वजह थी जो उसके साथ जंगल चली गई। मुझे लगा बार बार इस कहानी के बारे में बात करना वेदिका को तकलीफ देने जैसा है। मैंने तुरंत बात को बदलते हुए कहा, वैसे तुमने सही कहा था, एक अच्छी चाय बनाना वाकई में एक आर्ट है और तुमने साबित कर दिया कि तुम इस आर्ट में माहिर हो। क्या तुम मुझे एक चाय और बना के पिला सकती हो? तुम्हें क्या लगता है, क्या राजकुमारी को जादूगर से सच में प्यार हो गया था? अरे वो सिर्फ एक कहानी थी वेदिका, झूठी कहानी जिसका सच से कोई लेना देना नहीं था। हम राइटर्स अक्सर अपनी कहानियों में ऐसे तुक्के लगाते हैं, मैं भी ऐसे ही करता हूँ। पर क्या तुम्हारे तुक्के कभी सच हुए हैं? बोलो। अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम यकीन नहीं करोगी। क्यों? क्योंकि मैंने तुमको लेकर भी कई तुक्के लगाए थे। पर वो सच तो नहीं होंगे ना? अच्छा, जैसे? जैसे तुम्हें चाय बहुत पसंद है और तुम्हारा नाम वेदिका है। ये तो मैंने तुम्हें बताया था। हाँ, लेकिन तुम्हारे बताने से पहले ही मुझे तुम्हारा नाम पता था। वो कैसे? बस मैंने तुक्के लगाए थे। वैसे मुझे भरोसा तो नहीं हो रहा है, पर चलो तुम कह रहे हो तो मैं मान लेती हूँ। और क्या क्या तुक्के लगाए तुमने मेरे बारे में? यही कि तुम एक लड़की और एक लड़के से घंटों फोन पर बात करती हो। वो लड़का तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, मेरा मतलब है था, और वो लड़की तुम्हारी सबसे अच्छी सहेली। इट्स वेरी ऑब्वियस। अगर एक जवान लड़की घंटों फोन पर बात करती है तो ये बहुत मुमकिन है कि सामने वाला उसका बॉयफ्रेंड हो। और हर लड़की की जिंदगी में उसकी एक ना एक बेस्ट फ्रेंड तो होती ही है। ऐसे तुक्के तो कोई बच्चा भी लगा सकता है मिस्टर। हाँ, वैसे तुम्हारे इन अंदाजों से मुझे ये अंदाजा तो हो गया है कि तुम वाकई बहुत खराब कहानियां लिखते होगे। मैं खराब कहानियां लिखता हूँ? नहीं नहीं, बहुत खराब। उस लड़की का नाम अंजू है और लड़के का नाम पवन है। पवन के साथ ही तुम अपने घर से भागकर यहाँ इस शहर में आई थी, लेकिन अंजू ने तुमसे पहले ही कहा था कि पवन की बातों में मत आओ, वो अच्छा लड़का नहीं है। लेकिन तुमने अंजू की एक ना सुनी और आखिर में उसी की बात ही सही निकली। लेकिन तुम इस शहर में आने के बाद कर भी क्या सकती थी? पवन तुम्हारे पास रोज रात को आता, सोता और सुबह होने से पहले वहां से निकल जाता। और पवन कोई और नहीं है, सामने वाले लाला जी के लड़के का नाम ही है। इसलिए उसने तुम्हें अपने ऊपर वाले कमरे का किराए से दे दिया। लेकिन जब उसे पता चला कि उसका तुम्हारे अलावा भी कोई दूसरा बॉयफ्रेंड है तो उसने तुम्हें धक्के मार मार कर घर से बाहर निकाल दिया। और अब तुम यहाँ आ गई अपने दूसरे बॉयफ्रेंड के पास। तो कैसा लगा मेरा तुक्का? हाँ? वाह, अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम वाकई एक निहायत ही खराब और बेहुदा राइटर हो। इससे पहले कि मैं धक्का देकर तुमको निकालूं, निकल जाओ यहाँ से। पर वेदिका, निकलो। बहुत अच्छा बर्थडे गिफ्ट दिया तुमने मुझे। मैं तुम्हें एक अच्छा आदमी समझ रही थी और तुम ये सोच रहे थे मेरे बारे में। वेदिका, निकलो। मेरी बात तो जस्ट गेट आउट फ्रॉम माय हाउस। ये क्या किया मैंने? क्या हो गया था मुझे?
राइटर समझता है ना तू, जो मुंह में आता गया बकता गया। अरे सही कह रही थी वो कि तू एक खराब और टुच्चा राइटर है। अरे कोई किसी से इस तरह से बात करता है क्या? और वैसे भी अगर आप किसी के बारे में सच भी बोल रहे हो कि इसकी जिंदगी में उसके दो बॉयफ्रेंड हैं, तो ये भी बदतमीजी है। और मैं तो सिरे से अंत तक झूठ ही बोल रहा था। वैसे भी कोई इत्तेफाक के चलते मेरा कोई इत्तेफाक सही भी हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे सारे इत्तेफाक सही होंगे। उसने मुझे अपने घर बुलाया, चाय के लिए इनवाइट किया, और मैंने क्या किया? मुझे उससे एक बार माफी मांगनी चाहिए। मुझे वेदिका से एक बार तो माफी मांगनी ही चाहिए। वेदिका, वेदिका दरवाजा खोलो। वेदिका, तुम ठीक तो हो ना? वेदिका, मैं ठीक हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। तुम्हारे कंसर्न के लिए थैंक यू। अब जाओ प्लीज। आज ये बेचैनी कैसी? मैं वेदिका से महज एक दिन पहले ही तो मिला। फिर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझसे मेरा कोई बहुत करीबी रूठ गया। क्या सच में समानांतर समय, पैरेलल यूनिवर्स जैसी कोई चीज है? और क्या वाकई जब ये दो दुनिया आपस में टकराती हैं तो ऐसे इत्तेफाक देखने नसीब होते हैं? पता नहीं। वेदिका, अंदर आओ। वेदिका, वेदिका मुझे माफ कर दो। वेदिका, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ कहो ना वेदिका, तुम बैठ जाओ, बैठ के बताओ। मुझे बस एक बात बताओ, सुबह जो भी तुमने कहा वो किस अंदाजे से कहा? वेदिका, मुझे माफ कर दो। वेदिका, वो मैं नहीं बोल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मुझमें से कोई और बोल रहा हो। वेदिका, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। वेदिका, वो सब झूठ था, तुक्के था, इत्तेफाक थे सब। इत्तेफाक नहीं था वो, सब कुछ सच था। इतना बड़ा इत्तेफाक कैसे हो सकता है? पर मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं हूं वेदिका, फिर सच कैसे? ऐसा कैसे हो सकता है? एक बात बताऊं तुम्हें, तुम विश्वास करोगे? हाँ, बताओ ना वेदिका, तुम बैठ जाओ, पहले बैठ के बताओ। लो पानी पियो वेदिका। तुम्हें पता है, अभी मेरी जिंदगी में एक घटना घटी। मैं बाजार से घर लौट रही थी, तभी मैंने एक बूढ़ा आदमी देखा जो बहुत बुरे हाल में था। मैंने उसे खाना खरीदा और उसे दे दिया। उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम्हारा नाम वेदिका है ना?
मैंने आश्चर्य से हाँ में सिर हिलाया तो बाबा ने कहा कि बताओ इस नाम का मतलब क्या होता है। मैंने कहा चेतना। तो बाबा ने कहा कि इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। मैंने कहा पता नहीं। तो बाबा ने कहा वेद से, और आज से ठीक 19वें दिन तुम्हें तुम्हारा वेद मिल जाएगा। आज 19वां दिन, मुझे तो कोई वेद नहीं मिला। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा क्या नाम है? तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? क्या है भाई, क्यों दरवाजा पीट रहे हो? साहब मैं कारपेंटर, वो चोपड़ा साहब ने भेजा है मुझे आपके पास। अरे कारपेंटर साहब, आओ आओ यार। इतना इंतजार तो मैंने कभी अपनी गर्लफ्रेंड का नहीं किया जितना तुम्हारा करना पड़ा। साहब आपको देखकर लगता नहीं कि आपकी भी कोई गर्लफ्रेंड रही होगी। मजाक किया हो रहा है मतलब है? साहब बताइए क्या काम है? यार ये जो सामने की दीवार देख रहा है, इस पे 3x2 की एक खिड़की बनानी, बन जाएगी? बन जाएगी ना साहब? यार बहुत सफोकेशन है, हवा क्या अंदर बाहर नहीं हो पा रही है। एक बार देखो ना चेक करके। साहब इसी दीवार पे, इस पर। साहब एक काम कीजिए, ये जो सामान है ना इसको हटा दीजिए। हाँ। जब तक मैं खाना खाकर आता हूँ और मेरा लड़का भी आ जाएगा और हम दोनों मिलकर काम चालू कर देंगे। अच्छा हाँ चलिए ठीक है। है ना साहब? चलो ठीक है साहब, ठीक है कारपेंटर, है ना? चलिए चोपड़ा के इस महीने का किराए का जुगाड़ तो हो गया। अभी आप देख रहे थे द आर्ट रिवॉल्यूशन का नाटक खिड़की। लेखक थे श्री विकास बहारी और निर्देशन किया था आशीर्वाद झा ने। सभी कलाकारों से अनुरोध है एक साथ मंच पर आ जाएं और मंच पर हमारे जितने भी सहयोगी कलाकार थे उनसे भी अनुरोध करते हैं वो भी कृपया मंच पर आ जाएं। बयार सोशल वेलफेयर सोसाइटी की सचिव सुश्री अनामिका जी से भी अनुरोध है आप भी मंच पर आ जाएं। सभी कलाकार मंच पर आ जाएं एक साथ। और आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कृपया जोरदार तालियों से इस सभी कलाकारों का हौसला अफजाई करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत करते हैं।
ये हमारे युवा कलाकारों ने बहुत ही शानदार प्रस्तुति दी। हमारे निर्देशक भी युवा निर्देशक हैं, आशीर्वाद झा। आशीर्वाद जी से बोलूंगी कि वे सभी कलाकारों से अपना परिचय करवा दें। चोपड़ा के कैरेक्टर में आप देख रहे थे, मकान मालिक के कैरेक्टर में ऋतिक शर्मा। जो कारपेंटर के लिए एक एंटी थी वो अंकित गंगराड़े। ये एक लाइन बोलने के लिए खंडवा से आए हैं 3 दिन के लिए। ठीक है। हाँ, वेदिका के किरदार में देख रहे थे आप रिया सिंह को, और वेद प्रकाश मिश्रा उद्देश्य। ये पूरा सेट डिजाइन और प्रॉप्स सानिया गुप्ता। म्यूजिक जो डिजाइन किया है वो कुछ हम लोगों ने थोड़ा बहुत ओरिजिनल भी ट्रैक्स कुछ बनवाए हैं, तो वो संचालन भी आप आमिर खान। इसकी कॉस्ट्यूम रिया और उपदेश ने की है। बस यही छोटी सी टीम है हमारी। और निर्देशक आशीर्वाद झा। शानदार प्रस्तुति के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम दर्शकों से बताना चाहेंगे कि बयार सांस्कृतिक महोत्सव के तीसरे दिन की यानी अंतिम प्रस्तुति कल होगी, जिसमें हम प्रस्तुत करेंगे नाटक मृत्युंजय कर्ण, और ये प्रस्तुति होगी बयार सोशल वेलफेयर सोसाइटी की। तो ये 7 बजे से हमारा ये कार्यक्रम कल आरंभ होगा। इसमें आप लोग ज़रूर पधारिएगा। और अनामिका जी से कहूँगी कि वे सभी कलाकारों का, हाँ, उनका सबका स्वागत करिए। अनामिका जी, तालियां एक बार फिर से। मैं सबके ले लूंगा। मैम आप बीच में आ जाओ। माइक ले लो। नहीं, माइक की जरूरत नहीं, बस क्योंकि मंच दर्शकों से ही है, तो आप लोग आए तो उसके लिए बहुत बहुत बयार आपका आभार करती है। धन्यवाद। मैं कल 2 भी मिनट है और ना। 2 मिनट बस और दीजिए। मैं बयार संस्था का धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने हमें मंच प्रदान किया, क्योंकि किसी कलाकार को मंच देना किसी बेघर को घर देने जैसा होता है। तो एक बार जोरदार तालियां इस आयोजन के लिए। और कल भी एक प्रस्तुति है कर्ण, वो बेले छाऊ डांस फॉर्म में है, और उसके निर्देशक बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं, बहुत बड़े निर्देशक हैं, श्री माधव दादा। तो आप लोग जरूर आए उसके लिए और उसके साक्षी बने। बहुत मेहनत लगती है वो करने में, तो प्लीज कृपया कर जरूर आए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक फोटो करवा लो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।